हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। कैसे हैं आप? आई होप आप सब अच्छे होंगे और अपने कैरियर को बनाने के लिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को क्वालिफाई करने की तैयारी में लगे होंगे। आप जानते हैं हम बहुत ही महत्वपूर्ण सीरीज चला रहे हैं जिसका नाम है भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था। इस में पहले हमने भारतीय राज्य व्यवस्था के से संबंधित भारतीय संविधान का गठन, भारतीय संविधान के स्रोत, प्रमुख अधिनियम, भारतीय संविधान का भाग 1 भारत तथा उसके संघराज्य क्षेत्र, भाग 2 नागरिकता तथा भाग 3 मूल अधिकार का पार्ट 1 समानता का अधिकार हम देख चुके हैं। आज हम 6 मौलिक अधिकारों में से प्रमुख मौलिक अधिकार स्वतंत्रता का अधिकार का अध्ययन करेंगे। यह मौलिक अधिकार जिसका नाम स्वतंत्रता का अधिकार है, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिससे लगभग सभी एग्जाम्स में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी लेकिन विश्वास कीजिए कि आपको फालतू की बकवास नहीं देखने के लिए मिलेगी। वीडियो को अंत तक जरूर देखिए क्योंकि वीडियो के अंत में हम कुछ प्रश्नों को देखेंगे जो विगत परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं तथा जिनकी प्रबल संभावना है आगामी परीक्षाओं में पूछे जाने की। तो आइए क्लास की शुरुआत करते हैं। संविधान का भाग 3 अनुच्छेद 19 से 22 स्वतंत्रता के अधिकार के बारे में बात करता है। अनुच्छेद 19 में कुल 6 मूलभूत स्वतंत्रताओं को दिया गया है। देखिए, ध्यान रखना, यहाँ पर आपको ध्यान ये रखना है कि जो अनुच्छेद 19 है उसमें 6 मूलभूत स्वतंत्रताएं दी गई है। अनुच्छेद 20 में अपराधों के संबंध में 2 सिद्धि संरक्षण दिया गया है। अनुच्छेद 21 में प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता को संरक्षित किया गया है। अनुच्छेद 21 को 86वें संविधान संशोधन अधिनियम जो 2002 में किया गया था के द्वारा अंततः स्थापित कर शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार घोषित किया गया है। अनुच्छेद 22 में कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण प्रदान किया गया है। अब देखें, ये जो अनुच्छेद 19 में जो 6 मूलभूत अधिकार या मूलभूत स्वतंत्रताएं दी गई हैं वो कौन कौन सी हैं, एक नज़र में इनको देख लेते हैं। पहली है वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, दूसरी शांतिपूर्ण एवं निरायुध सम्मेलन की स्वतंत्रता, तीसरी है संगठन या संघ बनाने की स्वतंत्रता, चौथी है भारत के राज्य क्षेत्र में अबाध संचरण की स्वतंत्रता, पांचवी है भारत के राज्य क्षेत्र के किसी भाग में निवास करने एवं बस जाने की स्वतंत्रता, छठी है कोई व्यक्ति आजीविका, व्यापार या कारोबार करने की स्वतंत्रता। ध्यान रखना, प्रारंभ में जब मूल संविधान यानी जब मूल संविधान में अनुच्छेद 19(1) में कुल 7 स्वतंत्रताएं थी। अनुच्छेद 19(1)(4) में उपबंधित संपत्ति के अर्जन व्ययन की स्वतंत्रता को 44वें संविधान संशोधन की द्वारा अधिनियम 1978 के द्वारा निश्चित कर दिया गया है। अब अनुच्छेद 19 के द्वारा प्रदत्त अधिकार केवल नागरिकों के लिए है। जो अनुच्छेद 19(1) हमें स्वतंत्रता का अधिकार प्रदान कर रहा है वो केवल नागरिकों को प्रदान कर रहा है, किसी विदेशी के लिए ये नहीं है। अब नागरिक से क्या तात्पर्य है? नागरिक क्या है? नागरिक से तात्पर्य नैसर्गिक व्यक्ति से है। नैसर्गिक व्यक्ति जैसे हम और आप। अब है विधिक व्यक्ति, जैसे विधिक व्यक्ति किसे कहा गया है? तो विधिक व्यक्ति कंपनी, निगम आदि को यह अधिकार उपलब्ध नहीं है। लेकिन यहाँ भी एक बात ध्यान रखने की है, वो ये है कि जो कंपनी के अंशधारी हैं वो इस अधिकार का दावा कर सकते हैं। अब आइए थोड़ा डिटेल में समझते हैं। पहली स्वतंत्रता जो 19(1) में दी गई है वह है वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशंस, अर्थात आप क्या बोल रहे हैं, आप क्या अभिव्यक्त कर रहे हैं, इस सब की स्वतंत्रता आपको देता है अनुच्छेद 19(1) का। ये कहता है कि भारत के सभी नागरिकों को बोलने एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता प्रदान की गई है। वाक, बोलने एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अर्थ है अपने विचारों एवं दृष्टिकोणों को व्यक्त करने का अधिकार। अनुच्छेद 19(1) क में प्रयुक्त अभिव्यक्ति शब्द इसके क्षेत्र को बहुत व्यापक कर देता है। अब देखिए, जो अभिव्यक्ति शब्द है, अभिव्यक्ति का क्षेत्र क्या है? बहुत व्यापक है। क्या तात्पर्य है इसका? विचारों को व्यक्त करने के जितने भी साधन है वो इसके अंतर्गत शामिल हैं। किसके अंतर्गत आ रहे हैं? अभिव्यक्ति के अंतर्गत। कैसे, कौन कौन से साधन हो सकते हैं बताते हैं इसको आगे।
विभिन्न न्यायिक निर्णयों द्वारा निम्नलिखित को अनुच्छेद 19(1) क के अंतर्गत वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधीन मूल अधिकार माना गया है। अब इनमें से कौन कौन से हैं जरा देख लेते हैं जो इम्पोर्टेंट हैं। जो विभिन्न वाद उस समय कोर्ट में चलाए गए और उन वादों के आधार पर इस जो 19(1) का खंड 1 है उसमें जो जोड़ी गई है स्वतंत्रताएं वो कौन कौन सी हैं उनमें देख लेते हैं। देखिए, वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अंतर्गत राष्ट्रीय ध्वज फहराने का अधिकार बहुत ही इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रीय ध्वज फहराने का अधिकार, और ये वाद था भारत संघ बनाम नवीन जिंदल 2004। अब 2004 में भारत संघ बनाम नवीन जिंदल के बाद में सुप्रीम कोर्ट ने यह व्यवस्था की कि कोई भी नागरिक या व्यक्ति अपने संस्थानों पर, अपने घर पर राष्ट्रीय ध्वज को फहरा सकता है। तो ये कहा गया था भारत संघ बनाम नवीन जिंदल के मामले में 2004 में। इसके बाद देखिए और क्या इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट है जानने का अधिकार। अब जानने का अधिकार क्या है? कुछ भी जानने का अधिकार है। जो अभी हम मूल अधिकार की बात कर रहे थे तो हमने आपको बताया था कि राज्य की परिभाषा अनुच्छेद 12 में दी गई है, और जो राज्य या संविधान जिसे जिसे राज्य मानता है उन सबको सूचना देने का कर्तव्य बनता है, वो उन सबको सूचना देना अनिवार्य कर दिया गया है। ये है जानने का अधिकार, राइट टू नो, और इसी के तहत लाया गया था राइट टू इंफॉर्मेशन 2005। इसके बाद है मतदाता को सूचने का अधिकार। अब देखिए, जो मतदाता है, जो मतदान कर रहा है, किसको मतदान कर रहा है, जिसको वो मतदान कर रहा है उसका आपराधिक रिकॉर्ड क्या है, क्या उसमें उसे किसी दंड का आदेश दिया गया है, क्या उसके पास कोई संपत्ति की देनदारी है, अथवा उसकी शैक्षणिक योग्यता क्या है, इस सब के बारे में मतदाता को जानने का पूरा अधिकार प्रदान करता है। इसके अतिरिक्त ये तो थे बोलने के बारे में, बोलना कैसे है, किस तरह से आप अपनी विचार अभिव्यक्ति करते हैं। इसमें एक है चुप रहने का अधिकार। लीजिए, चुप रहने का भी अधिकार है, आप चुप रह सकते हैं, आप चाहें तो आप नहीं बोलें, मौन धारण कर सकते हैं, ये भी आपका अधिकार है। लेकिन किस मामले में, किस बाद में? और ये था राष्ट्रगान का मामला, और ये बाद आया था इमैनुअल बनाम केरल राज्य 1986 में। ध्यान रखना, चुप रहने का अधिकार अर्थात जब राष्ट्रगान हो रहा हो तब ये जरूरी नहीं है कि आप उस राष्ट्रगान को वादन होते समय, गायन होते समय आप उस राष्ट्रगान को दोहराएं। अगर आप नहीं बोलना चाह रहे हैं तो ये स्वतंत्रता आपको दी जाती है कि आप चाहें तो उस स्थिति में चुप भी रह सकते हैं, लेकिन शांत मुद्रा में रहेंगे। ये नहीं है कि चुप रहने के साथ साथ आप उल्टा सीधा हरकत करते रहेंगे, ऐसा कोई स्वतंत्रता आपको नहीं दी गई है। इसके साथ साथ विदेश जाने का अधिकार, आपको कोई विदेश जाने से नहीं रोक सकता। मेनका गांधी बनाम भारत संघ 1978 के बाद में यह कहा गया है। इसके अतिरिक्त और क्या है? प्रदर्शन या धरना का अधिकार। प्रदर्शन या धरना, डेमोन्स्ट्रेशन, लेकिन ये तभी तक है जब तक कि वह हिंसात्मक या उच्छृंखल ना हो। अर्थात आप प्रदर्शन कर सकते हैं, आप किसी के खिलाफ धरना कर सकते हैं, आपको कोई कानून पसंद नहीं आ रहा, आप उसके खिलाफ धरना प्रदर्शन कर सकते हैं। अभी इससे पहले आपने देखा है कृषि कानून पर कितना प्रदर्शन हुआ है ना, कितने दिन तक कितना लंबा चला है। उससे पहले एनआरसी वाला चला था, धरना प्रदर्शन लोगों ने किया। अब किस तरह से आप प्रदर्शन कर सकते हैं? प्रदर्शन आप कर सकते हैं, आप धरना दे सकते हैं, लेकिन कंडीशन ये लागू होती है कि आप निरायुध रहकर, निरायुध का मतलब है कि आपके पास कोई हथियार नहीं होगा, आप हथियार लेकर नहीं जाएंगे, शोर मचाएंगे नहीं, आप शांत रहकर अपना धरना करेंगे और इसके लिए आप स्वतंत्र हैं। अब यहाँ पर एक बात और ध्यान रखना, वो ये कि जो हड़ताल एवं बंद का अधिकार है, जो हड़ताल एवं बंद का अधिकार आपने देखा होगा कि बहुत सी जगह पता चला कुछ ऐसा कानून आ गया तो लोग चल दिए बंद कराने के लिए, दुकानें बंद करो, प्रतिष्ठान बंद करो, शटर गिराओ, ये करो, वो करो, सब कुछ बंद करा देते हैं। लेकिन ये जो हड़ताल एवं बंद का अधिकार है, ये अनुच्छेद 19(1) के अंतर्गत कोई मूल अधिकार नहीं है। इसको आपको ध्यान रखना, क्वेश्चन यहीं से बनता है। क्वेश्चन में दे देता है कि अनुच्छेद 19(1) के अंतर्गत निम्न में से कौन मूल अधिकार नहीं है, तो यहाँ पर आप ध्यान रखना, ऑप्शन में आपको मिलेगा हड़ताल एवं बंद का अधिकार, और आपको इसी को टिक करना है। अब देखें, अनुच्छेद 19(1) का 2 के साथ पढ़ा जाता है। ध्यान रखना, अनुच्छेद 19(1) का अनुच्छेद 19(2) के साथ पठनीय है। अब अनुच्छेद 19(2) में क्या कहा गया है?
अनुच्छेद 19(2) में उन आधारों का उल्लेख किया गया है जिन पर राज्य वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर युक्ति युक्त निर्बंधन लगा सकते हैं। अब ये आधार कौन से हैं जिन पर निर्बंधन लग सकता है? ये देखिए, भारत की प्रभुता एवं अखंडता, अर्थात यदि आप भारत की प्रभुता एवं अखंडता के अगेंस्ट जाकर कोई ऐसा कृत्य करते हैं, तब आपकी स्वतंत्रताओं पर भारतीय संविधान आपके निर्बंधन लगा सकता है। जैसे भारत और पाकिस्तान में युद्ध हो रहा है, या भारत और पाकिस्तान का मैच चल रहा है और आप कह रहे हो कि पाकिस्तान जिंदाबाद, तो ये तो भारत की एकता, भारत की अखंडता पर आप आघात कर रहे हैं। और ऐसी स्थिति में आपके अधिकारों पर निर्बंधन लगाया जा सकता है, आपकी स्वतंत्रताओं पर रोक लगाई जा सकती है। राज्य की सुरक्षा से संबंधित कोई मामला हो, विदेशी राज्य के साथ मैत्रीपूर्ण संबंधों से कोई मामला हो। अब मान लीजिए आपके देश में अमेरिका के राष्ट्रपति आ रहे हैं, बाइडेन साहब, और आप उनके ऊपर थूक दे रहे हो, आप उनके लिए गाली गलौज कर दे रहे हो, तो ये थोड़ी माना जाएगा। अब वो तो यही कहेंगे ना कि हम भारत के नागरिकों ने हमारे ऊपर थूक दिया, तो ऐसा थोड़ी है कि आप जो चाहेंगे वो कर सकते हैं। या आप खड़े हैं, आप किसी को गाली थोड़ी दे सकते हैं, किसी विदेशी को आप गाली थोड़ी दे सकते हैं। तो यहाँ पर निर्बंधन है कौन सा? जब भारत के साथ हम भारत विदेश के साथ हम मैत्रीपूर्ण संबंध कर रहे हैं, तब आप वहां पर इस स्थिति में आपकी स्वतंत्रताओं पर रोक लगाई जा सकती है। लोक व्यवस्था, शिष्टाचार एवं सदाचार के हित में, न्यायालय का अवमान, मानहानि, अपराध उद्दीपन के संबंध में, अर्थात आप किसी को अपराध करने के लिए उकसा रहे हैं, तब भी आपकी स्वतंत्रताओं पर रोक लगाने का अधिकार पूरा है। अगला है अनुच्छेद 19 का ही जो अभी हमने देखा, अनुच्छेद 19 का 1, जिसमें 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं हैं। उसी में अनुच्छेद 19(1) का देखिए, जो विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता प्रदान करता है, उसके बाद आता है सभा एवं सम्मेलन की स्वतंत्रता। अब देखिए क्या कह रहा है, पहले तो वो विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दे रहा है, आपसे कह रहा है आप अब विचार को कर रख लिया, आपने बातें कर ली, तो अब आप सभा भी कर सकते हैं, मीटिंग कर सकते हैं, आप सम्मेलन की स्वतंत्रता आपको देता है। आप बोल रहे हैं, बोलकर लोग आपकी बातों को सुन रहे हैं, और जब सुन रहे हैं तो आपके साथ लोग जुड़ रहे हैं, और जब जुड़ रहे हैं तो आप उसे सभा का रूप दे सकते हैं, एक साथ कर सकते हैं सभा सबको बुलाकर। अब अनुच्छेद 19(1) का भारत के सभी नागरिकों को यह स्वतंत्रता प्रदान करता है कि वह अपने विचारों के प्रचार प्रसार के लिए शांतिपूर्ण तथा निरायुध सम्मेलन कर सकते हैं। शांतिपूर्ण तथा निरायुध, इस शब्द का ध्यान रखना है। शांतिपूर्ण का मतलब तो हो गया कोई हल्ला गल्ला नहीं, निरायुध का मतलब ये हो गया कि आपके पास कोई हथियार नहीं होंगे। देखिए, इसमें सार्वजनिक सम्मेलन बुलाने, सभा करने तथा जुलूस निकालने का अधिकार भी शामिल है, किंतु यह अधिकार भी आत्यांतिक नहीं है, अर्थात इस पर भी रोक है। कैसे है रोक? अनुच्छेद 19(1)(3) के अंतर्गत निम्न आधारों पर निर्बंधन लगाए जा सकते हैं। वो कौन कौन से हैं? वही जो इससे पहले दे रखे थे, भारत की एकता एवं प्रभुता, अखंडता, लोक व्यवस्था, अर्थात भारत चाइना का युद्ध हो रहा और आप कह दो चाइना जिंदाबाद, तो यहाँ तो आपके स्वतंत्रता पर निर्बंधन लगेगा ही। आप पाकिस्तान का गुणगान करेंगे या हमारे शत्रु का गुणगान करेंगे, तब तो आपकी स्वतंत्रताओं पर निर्बंधन लगेगा ही। अगला है इसके बाद संगठन या संघ बनाने की स्वतंत्रता, फ्रीडम टू एसोसिएशन और यूनियन। क्या कहता है? अनुच्छेद 19(1) का द्वारा नागरिकों को संगठन या समूह बनाने की स्वतंत्रता प्रदान की गई है। पहला कौन सा है? अनुच्छेद 19(1) का पहला कौन सा था? विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। आप बोल रहे हैं, बोलने के बाद दूसरी स्वतंत्रता कौन सी थी? आप बोल बोल कर लोगों को जागरूक कर रहे हैं, लोगों को इकट्ठा कर रहे हैं, तो आप सभा कर ले रहे हैं। अब तीसरी क्या है? जब आप सभा कर रहे हैं और लोग आपके विचारों से प्रभावित हो रहे हैं, तो आप उनको लेकर एक संगठन बना सकते हैं। एक क्रम में चलिएगा, बहुत अच्छे से याद हो जाएगा। ये एक महत्वपूर्ण अधिकार है क्योंकि यह संसदीय लोकतंत्र का आधार है। इसके तहत ही राजनीतिक दलों, श्रमिक संघों, कंपनियों, सोसाइटी, साझेदारी आदि का गठन किया जाता है। अब देखिए, संगठन बनाने का अधिकार है, संस्था एवं संगठन ना बनाने का अधिकार, उसको चालू रखने, उसमें शामिल होने या ना होने का अधिकार भी शामिल है, परंतु यह अधिकार भी पूर्ण नहीं है। यहाँ पर भी निर्बंधन है। इस तरह के निर्बंधन है, अनुच्छेद 19(4) के अनुसार निम्न आधारों पर निर्बंधन लगाया जा सकता है। कौन कौन से हैं? वही भारत की प्रभुता एवं अखंडता, लोक व्यवस्था, सदाचार के हित में। अगला है इसमें, अगली जो स्वतंत्रता है वो है संचरण की स्वतंत्रता, फ्रीडम टू मूव, अर्थात इधर उधर आने जाने की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 19(1) को
समस्त भारतीय नागरिकों को भारत में अबाध संचरण की स्वतंत्रता प्रदान करता है, अर्थात आप भारत में कहीं भी आ जा सकते हैं, आप इसके लिए कोई आपको रोकेगा नहीं। अब देखिए यहाँ पर कैसे निर्बंधन लगेगा, साधारण जनता के हित में तथा किसी अनुसूचित जनजाति के हितों के संरक्षण के लिए इन पर निर्बंधन लगाया जा सकता है। कैसे, मान लीजिए कोई आदिवासी समुदाय रह रहा है किसी जंगल में, वो समुदाय नहीं चाहता कि कोई सामान्य नागरिक उन लोगों के कार्य में या वहां उस क्षेत्र में इंटरफेयर करे, तब आप वहां पर नहीं जा सकते। इस बात को आप ध्यान रखना। ये यही कह रहा है कि किसी अनुसूचित जनजाति के हितों के संरक्षण के लिए यदि कोई ऐसा कदम सरकार को उठाना कि वो जरूरी है और आपकी स्वतंत्रता उससे निर्बंधित हो रही है तो वो कर सकती है, ऐसा हमारा संविधान कह रहा है। और आपने सुना होगा एक केस आया था अंडमान निकोबार में, जो सैम्पेन जनजाति है, वहां पर एक अंग्रेज पहुंच गया जानकारी लेने के लिए आदिवासियों की, और वहां की जनजाति ने उसका खात्मा कर दिया। अगला है निवास की स्वतंत्रता, फ्रीडम टू रिसाइड। अब देखिए कहीं पर भी आप घर बना सकते हैं अपना, कहीं पर भी निवास कर सकते हैं, कहीं पर भी बस सकते हैं। लेकिन अभी तक जो जम्मू कश्मीर का जो था, जम्मू कश्मीर, वहां पर ऐसी व्यवस्था नहीं थी, वहां पर आप नहीं बस सकते थे। लेकिन अब वहां पर भी हम बस सकते हैं। तो निवास की स्वतंत्रता क्या कहती है, अनुच्छेद 19(1) के द्वारा नागरिकों को भारतीय राज्य क्षेत्र में कहीं भी निवास करने तथा बस जाने की स्वतंत्रता प्रदान की गई है। लेकिन यह भी पूर्ण नहीं है, यहाँ पर भी निर्बंधन है। कौन कौन से हैं, साधारण जनता के हित में या फिर किसी अनुसूचित जनजाति के हित के संरक्षण में। अब देखिए इसके बाद है जीविका आदि की स्वतंत्रता। उपजीविका, उपजीविका अर्थात आप व्यवसाय करेंगे, आप अपने बच्चों का पेट पालेंगे, आप अपना पेट पालेंगे, अपने लिए पैसे कमाएंगे, तो इस तरह की स्वतंत्रता देता है। अनुच्छेद 19(1)(6) के द्वारा भारत के सभी नागरिकों को कोई भी वृत्ति, जीविका, व्यापार अथवा कारोबार करने की स्वतंत्रता प्रदान की गई है। किंतु यह अधिकार भी आत्यंतिक नहीं है। राज्य द्वारा साधारण जनता के हित में इस अधिकार पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। अब देखिए, ओम प्रकाश बनाम उत्तर प्रदेश राज्य 2004 में सुप्रीम कोर्ट के बाद में ऋषिकेश महापालिका क्षेत्र में अंडा बेचने पर राज्य द्वारा प्रतिबंध लगाया गया। साधारण जनता के हित में युक्ति संगत माना गया क्योंकि यह क्षेत्र एक महत्वपूर्ण धार्मिक एवं सांस्कृतिक क्षेत्र था। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये नहीं है कि अनुच्छेद 19(1)(6) आपको उपजीविका आदि की स्वतंत्रता देता है तो आप कहीं पर भी मुर्गा काटने लगे, आप कहीं पर भी बकरा काटने लगे, नहीं। आप इस बात का ध्यान रखेंगे कि उसके द्वारा, आपके कृत्य के द्वारा किसी साधारण जनता के हितों पर कोई कुठाराघात नहीं हो रहा है। तो आपको ये बात भी ध्यान रखनी होगी। जब आप ये ध्यान रख रहे हैं, जब आप ये सोच रहे हैं कि संविधान हमें इस प्रकार की स्वतंत्रता देता है कि आप किसी भी तरह का व्यापार अपना सकते हैं या कारोबार कर सकते हैं, तो आपको ये भी ध्यान रखना होगा कि यहाँ पर निर्बंधन भी किया गया और निर्बंधन किस तरह का, साधारण जनता के हित में। इसको ध्यान रखना। अर्थात आप कोई भी ऐसा कार्य नहीं कर सकते, किसी भी धार्मिक स्थल के पास आप मांस मदिरा नहीं बेच सकते, ये काम आप नहीं कर सकते। अब देखिए आगे अनुच्छेद 20 क्या कह रहा है। अनुच्छेद 20 दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। अब देखिए, प्रोटेक्शन इन रेस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन। अनुच्छेद 20 अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण प्रदान करता है। अब इसके अंतर्गत कौन कौन से संरक्षण आ रहे हैं वो भी देख लेते हैं। पहला है कार्योत्तर विधियों से संरक्षण, प्रोटेक्शन फ्रॉम एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ। दूसरा है दोहरे दंड से संरक्षण, प्रोटेक्शन फ्रॉम डबल। तीसरा है आत्म अभिशंसन से संरक्षण, प्रोटेक्शन फ्रॉम सेल्फ इंक्रिमिनेशन। अब देखिए क्या है ये तीनों, समझते हैं इनको। अनुच्छेद 20(1) क्या उपबंध कर रहा है, वह उपबंध कर रहा है कि किसी व्यक्ति को किसी अपराध के लिए तब तक दोष सिद्ध नहीं किया जाएगा जब तक कि उसने कोई ऐसा कार्य नहीं किया है जो उस कार्य को करते समय लागू किसी भी विधि के अधीन अपराध है। मान लीजिए आज आप जा रहे हैं रास्ते में और रास्ते में कोई घटना घटित आप कर देते हैं। मान लीजिए आप कोई घटना घटित कर देता हूँ, उस पर कोई कानून नहीं बना हुआ है, आपने आज वो घटना घटित कर दी और उसके बाद संसद का उस पर ध्यान गया कि यह कार्य तो गलत हो रहा है। अब आप पर अपराध तो कोई बन नहीं रहा है, क्योंकि ऐसा तो कोई संविधान में दिया ही नहीं है।
तब क्या होगा, संविधान में संशोधन किया जाएगा और जो कृत्य आपने किया है उसको अपराध सम्मत श्रेणी में रखा जाएगा। तब ऐसी स्थिति में जो आपने अपराध किया है आप उसके लिए दोष सिद्ध नहीं किए जाएंगे। इस बात के लिए आप ध्यान रखना। अर्थात कोई भी व्यक्ति तत्समय किसी विधि का अतिक्रमण करने पर ही दोष सिद्ध किया जाएगा, अन्यथा नहीं। यहाँ स्पष्ट है कि विधानमंडल को भूतलक्षी रेट्रोस्पेक्टिव या कार्योत्तर दांडिक विधि से बनाने से निषिद्ध किया गया है। अर्थात जो कार्य आपने आज किया उसके लिए कल कानून बनता है, तो आपके आज के कार्य पर दोष सिद्ध आपको नहीं किया जाएगा। कोई दांडिक विधि भूतलक्षी प्रभाव से लागू नहीं की जा सकती। यह नियम दंड की मात्रा की वृद्धि करने पर वाली विधि पर भी लागू होता है। अर्थात यदि कोई कृत्य जो आपने आज किया है उसका सजा का प्रावधान 6 वर्ष का है और मान लीजिए उसका बाद में सजा का प्रावधान 12 वर्ष कर दिया जाए, तो क्या आपको 12 वर्ष की सजा होगी? नहीं, क्योंकि आपने 6 वर्ष वाले समय में कृत्य किया है तो आपको 6 वर्ष की सजा दी जाएगी, 12 वर्ष की सजा नहीं दी जाएगी। कोई विधि दंड की मात्रा को इस प्रकार नहीं बढ़ा सकती कि बढ़ा हुआ दंड पूर्ववर्ती अपराधों पर लागू हो, अथवा जो दंड को कम करने वाली विधि है वो पूर्ववर्ती अपराधों पर लागू होती है। पॉइंट बी नोटेड। ध्यान रखना, बढ़ा हुआ दंड पूर्ववर्ती अपराधों पर लागू नहीं होगा, परंतु जब दंड को कम किया जाएगा, अर्थात दंड को कम करने वाली विधि पूर्ववर्ती अपराधों पर लागू की जा सकती है। इस बात को आप ध्यान रखना। अब अनुच्छेद 20(2) के अंतर्गत जो दोहरा दंड से संरक्षण है वो क्या कहता है? इसके अनुसार किसी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक से अधिक 2 सजाएं अभियोजित नहीं की जाएंगी, अर्थात 2 तरह से दंड नहीं दिया जाएगा। अर्थात एक अपराध के लिए एक ही सजा होगी, दूसरी सजा नहीं होगी। अगला है अनुच्छेद 20 का 3, आत्म अभिशंसन। अब ये आत्म अभिशंसन क्या है? आत्म अभिशंसन है किसी अपराध के अभियुक्त व्यक्ति को स्वयं अपने विरुद्ध साक्ष्य देने के लिए विवश नहीं किया जाएगा। अर्थात आपने अपराध किया है और आपसे ही कहे कि आप अपने खिलाफ गवाही दें, तो ऐसा नहीं किया जाएगा। यदि अभियुक्त स्वेच्छा से साक्ष्य देता है तो वो वर्जित नहीं है। इस बात को भी आप ध्यान रखना। अब आता है अनुच्छेद 21, जो है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। अनुच्छेद 21 द्वारा प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता को सुनिश्चित किया गया है। इस बात को आप ध्यान रखें। किसी व्यक्ति को उसके प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता से विधिक द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही वंचित किया जाएगा, अन्यथा नहीं। यहाँ से एक क्वेश्चन बहुत अच्छा बनता है, वो है विधायिका तथा कार्यपालिका दोनों के विरुद्ध संरक्षण प्रदान करता है। कौन सा अनुच्छेद? अनुच्छेद 21। तथा इसका संरक्षण नागरिकों तथा विदेशी सभी व्यक्तियों को प्राप्त है। क्वेश्चन यहीं से यही बना था कि कौन सा संरक्षण विदेशी तथा नागरिक दोनों को प्राप्त है, तो वह है अनुच्छेद 21। इसको आप ध्यान रखना। अब आगे आ जाएं। जो अभी हमने बताया था कि जो व्यापार करने का अधिकार है, आप व्यापार कर सकते हैं, रोजी रोटी के लिए आप काम कर सकते हैं, वह है। और उसी के तहत सड़क पर व्यापार करना अनुच्छेद 19 में आ रहा था। क्या आ रहा था अनुच्छेद 19 में? अनुच्छेद 19(1)(6) में। यहाँ पर अनुच्छेद 19(1)(6) के अधीन जो मूल अधिकार है सड़क पर व्यापार करना, अनुच्छेद 21 के अंतर्गत एक मूल अधिकार नहीं है। इस बात को ध्यान रखना कि जो सड़क पर व्यापार करना है का अधिकार है वो अनुच्छेद 19(1)(6) के अधीन मूल अधिकार है, किंतु वह अनुच्छेद 21 के अंतर्गत एक मूल अधिकार नहीं है। क्वेश्चन यहीं से पूछा गया है। अब देखें आगे। एक बाद आया था सन 1989। सन 1989 में एक बाद आया था जो बहुत फेमस था, परमानंद कटारा बनाम भारत संघ। ध्यान रखना, परमानंद कटारा बनाम भारत संघ 1989 के मामले में उच्चतम न्यायालय ने सरकारी तथा प्राइवेट दोनों प्रकार के अस्पतालों में कार्यरत शिक्षकों पर अनुच्छेद 21 के अधीन यह कर्तव्य आरोपित किया कि वह घायल व्यक्ति को शीघ्र अतिशीघ्र चिकित्सीय सहायता प्रदान करें तथा विधिक प्रक्रिया अर्थात पुलिस कार्यवाही की प्रतीक्षा किए बिना घायल व्यक्ति के प्राणों की रक्षा करें। होता क्या है, पहले FIR होगी, उसके बाद इलाज होगा। लेकिन परमानंद कटारा बनाम भारत संघ बाद में सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि चाहे वो चिकित्सक प्राइवेट हो चाहे वो चिकित्सक सरकारी हो, उसका पहला कर्तव्य बनता है कि पहले उस घायल व्यक्ति की वो मरहम पट्टी करेगा, उसका इलाज करेगा, उसे फर्स्ट एड देगा,
उसके बाद की जो विधिक प्रक्रिया है वो उसके बाद चलती रहेगी। तो ये तो हो गई स्पष्ट। अब देखिए, अनुच्छेद 21 के अंतर्गत जो जीवन का अधिकार दिया गया है, अर्थात जीवन का अधिकार है आपके पास, तो आपके पास मरने का अधिकार भी होना चाहिए। नहीं, यहीं पर आप गलत हैं। अनुच्छेद 21 के अंतर्गत जीवन का अधिकार तो दिया गया है, किंतु मरने का अधिकार उसमें शामिल नहीं है, तो इसको भी आप ध्यान रखना। एक था धूम्रपान निषेध संबंधित मामला, और ये था मुरली देवड़ा बनाम भारत संघ। मुरली देवड़ा बनाम भारत संघ के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान को अनुच्छेद 21 द्वारा प्रदत्त मूल अधिकार का उल्लंघन माना तथा राज्यों को सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान निषेध का निर्देश दिया। अब लीजिए, सार्वजनिक स्थानों पर आप धूम्रपान नहीं कर सकते, आप गुटखा तंबाकू खाकर पीक नहीं मार सकते, आप किसी के ऊपर धुआं नहीं उड़ा सकते। ऐसा तो सीधा सीधा स्पष्ट निर्देश दे रहा है सुप्रीम कोर्ट कि भाई आप इसके खिलाफ कानून बनाइए, राज्य से कह रहा है। अब देखिए, अगला है शिक्षा का अधिकार, राइट टू एजुकेशन। शिक्षा मनुष्य के लिए नितांत आवश्यक है, इसका आपको पता है। कैसे है? सर्वोच्च न्यायालय ने मोहिनी जैन के मामले में शिक्षा के अधिकार को अनुच्छेद 21 के अंतर्गत एक मूल अधिकार घोषित किया। मोहिनी जैन के मामले में शिक्षा के अधिकार को मूल अधिकार घोषित कर दिया गया है, किसके द्वारा? सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। और इसी कमी को दूर करते हुए संसद ने 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 द्वारा, ध्यान रखना, 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 अनुच्छेद 21 के अंतर्गत शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार का दर्जा प्रदान करता है। अनुच्छेद 21 के अनुसार राज्य 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बालकों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रबंध करेगा। ध्यान रखना, इस अधिकार को 1 अप्रैल 2010 से प्रभावी रूप से लागू किया गया। अब देखें, 86वां संविधान संशोधन द्वारा अनुच्छेद 45 के स्थान पर एक नया अनुच्छेद प्रतिस्थापित कर दिया गया और राज्यों को यह निर्देश दिया गया कि वह 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों की देखरेख तथा शिक्षा देने का प्रयास करेगा। तथा साथ ही इस संशोधन द्वारा अनुच्छेद 51 में खंड ट के तहत 11वां मूल कर्तव्य भी जोड़ा गया। तो इस बात को भी आप ध्यान रखना, 11वां मूल कर्तव्य किसके द्वारा जोड़ा गया? 86वां संविधान संशोधन। किससे संबंधित है? वो शिक्षा से संबंधित है। अब आता है अनुच्छेद 22, गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण, प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड विक्टिम। अनुच्छेद 22 क्या कहता है? अनुच्छेद 22 साफ कहता है कि गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों के अधिकार और स्वतंत्रता क्या क्या है, उसके बारे में वो स्पष्ट करता है। अनुच्छेद 22 अनुच्छेद 21 का ही पूरक है, इसको भी आप ध्यान रखना। अनुच्छेद 22 अनुच्छेद 21 का ही पूरक है। अनुच्छेद 21 क्या कहता है? अनुच्छेद 21 कहता है कि किसी भी व्यक्ति के प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता को संरक्षित करना है, किंतु उसे विधिक द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार अपने प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता से वंचित किया जा सकता है। अब अनुच्छेद 22 क्या कह रहा है? अनुच्छेद 22 कह रहा है कि जब कोई व्यक्ति अनुच्छेद 21 के अनुसार अपने प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता से विधिक द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार वंचित किया जाता है, तब उसे अनुच्छेद 22 द्वारा प्रदत्त अधिकार, प्रदत्त स्वतंत्रताएं उपलब्ध होती हैं। अब कौन कौन सी स्वतंत्रताएं हैं अनुच्छेद 22 के तहत? तो अनुच्छेद 22 के अंतर्गत 2 प्रकार की गिरफ्तारियों का उल्लेख किया गया है। कौन कौन सी है ये? पहली है सामान्य दंडिक विधि के अधीन, दूसरी है निवारक निरोध विधि के अधीन। ये क्या है? तो अनुच्छेद 22 का खंड 1 तथा 2 सामान्य दंड विधि का के अधीन गिरफ्तार व्यक्तियों की प्रक्रिया के बारे में और निवारक निरोध के अधीन गिरफ्तारियों की प्रक्रिया के बारे में उपबंध करता है। अब देखिए, अनुच्छेद 22 का खंड 1 तथा 2 निवारक निरोध के सिवाय सभी प्रकार की गिरफ्तारियों पर लागू होता है। अब इसके अंतर्गत गिरफ्तार व्यक्ति को कौन कौन से अधिकार प्राप्त हैं वो भी देख लेते हैं। गिरफ्तारी के कारण जानने का अधिकार। मान लीजिए पुलिस आपके घर आ जाती है और वो आपको कह रही है, आओ जी अपने हथकड़ी पहनो और हमारे साथ चलो, तो क्या आप ऐसे ही चले जाएंगे? नहीं, ना तो वो आपको ऐसे ले जाएंगे और ना ही आपको ऐसे जाना है, बल्कि अनुच्छेद 22 साफ शब्दों में कहता है कि आपको गिरफ्तार किए जाने का कारण जानने का अधिकार है। अतः जब आपको पुलिस पकड़ने आएगी तो आपको बताएगी कारण कि आपने कौन सा ऐसा गलत कार्य किया है जिसके कारण आपकी गिरफ्तारी की जा रही है, आपको पकड़ा जा रहा है। दूसरा,
अपनी रुचि के अनुसार विधिक व्यवसायी अर्थात वकील से परामर्श एवं बचाव का अधिकार प्रदान करता है। चाहे कोई कितना भी बड़ा क्रिमिनल है, ऐसा नहीं है कि आप कोई वकील नहीं कर सकते, आपको पकड़ा, सजा दी और ठूंस दिया जेल में या फांसी चढ़ा दी गई, ऐसा नहीं है। आपको पूरा टाइम दिया जाता है कि आप अपने बचाव के लिए क्या प्रयास कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त गिरफ्तारी से 24 घंटे के अंदर यात्रा के लिए आवश्यक समय को छोड़कर, जिसमें यात्रा का समय शामिल नहीं है, मान लीजिए आप 2 घंटे यात्रा में लगा रहे हैं तो वो 2 घंटे का 24 घंटे में काउंट होंगे नहीं, वो 24 घंटे में 2 घंटे काउंट नहीं होंगे। 24 घंटे के अंदर निकटतम मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किए जाने का अधिकार भी देता है अनुच्छेद 22। अब देखें, मजिस्ट्रेट के प्राधिकार के बिना 24 घंटे से अधिक समय तक अभिरक्षा में निरुद्ध न किए जाने का अधिकार प्रदान करता है अनुच्छेद 22। किंतु अनुच्छेद 22(3) के अनुसार उक्त अधिकार निम्नलिखित को उपलब्ध नहीं होंगे। अब किसे किसे उपलब्ध नहीं होंगे भैया? किसी आतंकवादी को ये अधिकार थोड़ी होंगे, किसे किसे नहीं होंगे? देखें, अन्य देशीय शत्रु। अन्य देशीय शत्रु कौन सा है? जो हमारे देश में किसी दूसरे देश से आया है और हमारे देश की सुरक्षा जानकारियों को इकट्ठा कर रहा है ताकि वो हमारे देश पर आक्रमण करने में सहयोग कर सके। दूसरा, निवारक निरोध विधि के अंतर्गत निरुद्ध व्यक्ति। अब देखिए आगे क्या कहता है अनुच्छेद 22। अनुच्छेद 22 खंड 4 से 7 के द्वारा निवारक निरोध। अभी निवारक निरोध क्या है? विश्व के अन्य देशों में केवल आपातकाल में ही निवारक निरोध की व्यवस्था की जाती है, किंतु भारतीय संविधान आपात एवं शांति दोनों समय के लिए निवारक निरोध की व्यवस्था करता है। निवारक निरोध है क्या? अर्थात निवारक निरोध वह है, आपको पता चल जाए कि फला व्यक्ति हमारे देश के लिए कुछ गलत कार्य कर सकता है या किसी व्यक्ति के लिए गलत कार्य कर सकता है, तो उस व्यक्ति को उसी के घर में उसके कृत्य करने से पहले ही नजरबंद किया जाता है। तो इस ऐसा कहलाता है निवारक निरोध, अर्थात अपराध करने से पहले ही उसे रोक देना। जैसा अभी कश्मीर के नेताओं के साथ कई ऐसा हुआ था, कई लोगों को अपना नजरबंद कर दिया गया ताकि वो बाद में गुंडी ना करें, हड़दंगई ना करें। तो ये कहता है अनुच्छेद 22। अब देखें अनुच्छेद 22 के बाद कौन सा है? अनुच्छेद 22 तक तो हमारे हो गए स्वतंत्रता के अधिकार। अब देखिए यहाँ से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है वो बनता है आप अनुच्छेद 22 से कि कौन कौन से निवारक निरोध अधिनियम बनाए गए जो संसद द्वारा। संसद की शक्ति क्या है? संसद को शक्ति है निवारक निरोध बनाने की, निवारक निरोध अधिनियम नियम बनाने की। तो संसद ने निवारक निरोध अधिनियम 1950 लाया। सबसे पहले निवारक निरोध अधिनियम 1950, प्रिवेंशन डिटेंशन एक्ट 1950, इसको ध्यान रखना। इसके अंतर्गत नजरबंदी की अवधि 1 वर्ष थी। जो ध्यान रखना है आपको वो यही रखना है कि निवारक निरोध अधिनियम 1950 के अंतर्गत नजरबंदी की जो अवधि थी वो 1 वर्ष थी। इसके बाद कौन सा लाया गया? मीसा लाया गया। आपने सुना होगा बहुत मीसा के बारे में। आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था अधिनियम 1971, जिसे कहा गया मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट, मीसा। मीसा कब लाया गया? सन 1971, 7 मई सन 1971 को। और इसके क्या प्रावधान थे? इसके प्रावधान थे कि आपातकाल में 21 माह तक नजरबंद किया जा सकता है। अब देखिए कितने माह हो गए? 21 माह। लेकिन 44वें संविधान संशोधन के कारण यह अधिनियम अप्रैल 1980 में स्वतः 1979 में स्वतः समाप्त हो गया। कौन सा? मीसा। अब इसके बाद क्या आएगा? अब ऐसा थोड़ी है कि मीसा खत्म हो गया तो कुछ और नहीं आएगा, आएगा ना। कौन सा आएगा? देखें, विदेशी मुद्रा संरक्षण और तस्करी निवारण अधिनियम 1974, जिसे कहा जाता है कोफे पोसा 1974। आर्थिक जगत में इसे राष्ट्रीय सुरक्षा कानून का दर्जा दिया जाता है। किसे? कोफे पोसा को। 1974 कोफे पोसा, विदेशी मुद्रा संरक्षण और तस्करी निवारण अधिनियम। इसमें जो नजरबंदी की अवधि थी वो कितनी थी? 2 वर्ष थी। तो यहां तक आप समझ रहे हैं। अब देखिए उसके बाद कौन सा आता है? उसके बाद आता है राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980, जिसे कहा गया नेशनल सिक्योरिटी एक्ट, NSS, और इसी को कहा जाता है रासुका। आपको ध्यान होगा रासुका, ध्यान रखना। कब?
और इस अधिनियम का जन्म कब होता है? 1980 में एक अध्यादेश के द्वारा। किसके द्वारा हुआ? एक अध्यादेश के द्वारा हुआ। इसके बाद कौन सा आया? आतंकवाद एवं विध्वंसक गतिविधि विरोध अधिनियम 1985 टाडा, जिसमें संजय दत्त को निरुद्ध किया गया था। टेररिस्ट एंड डिस्क्रिप्टिव एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट टाडा। निवारक निरोध कानूनों में यह सबसे कठोर कानून था। कैसा था? सबसे कठोर कानून था और इसमें लगभग 6 माह तक आपको हिरासत में रखा जा सकता था, किसी भी व्यक्ति को, किसी भी दांडिक व्यक्ति को। अब देखें इसके बाद क्या आता है? इसके बाद आता है पोटा, आतंकवाद निरोधी अधिनियम 2002, जिसे कहा गया प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट पोटा। ये कब लाया गया? ये लाया गया अप्रैल 2002 में और 26 मार्च 2002 को संसद के संयुक्त अधिवेशन में इसे पारित किया गया था। इसके बाद क्या आता है? इसके बाद आता है गैर कानूनी गतिविधियां अधिनियम निवारण अधिनियम, अन्य अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट 2004। अब देखें निवारक निरोध विषय को समवर्ती सूची में किसमें रखा गया है? संविधान में समवर्ती सूची में रखा गया है निवारक निरोध को। अतः भारत में केंद्र और राज्य दोनों को ही निवारक निरोध कानून बनाने का अधिकार प्राप्त है, तो इसको आप याद रखना। अब ऐसे कौन से राज्य हैं जो पहले से ही ऐसा कर रहे थे? महाराष्ट्र, जम्मू कश्मीर आदि राज्यों में पहले ही निवारक निरोध कानून अपने लिए बना रखे हैं, तो इस बात को आप ध्यान रखना। अब फटाफट कुछ ऐसे क्वेश्चंस देख लेते हैं जो एग्जाम्स में पूछे गए हैं और जिनकी प्रबल संभावना है कि वो आगे भी पूछे जाएंगे। देखिए इसी से संबंधित है ना, स्वतंत्रता के अधिकार से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न कौन कौन से प्रश्न अच्छे बन रहे हैं, तो जरा उनको हम देख लेते हैं। अब देखें संविधान का कौन सा अनुच्छेद कार्योत्तर विधियों से संरक्षण प्रदान करता है? बताएं। अनुच्छेद 20(1). अनुच्छेद 20(1) किस अनुच्छेद के तहत दोहरे दंड से संरक्षण प्रदान किया गया है? तो यह है अनुच्छेद 20(2) के तहत। आत्म अभिशंसन का सिद्धांत किस अनुच्छेद से संबंधित है? यह है अनुच्छेद 20(3). भारतीय संविधान द्वारा एक अभियुक्त को कौन कौन सा संरक्षण प्रदान किया गया है? कौन कौन से संरक्षण है? कार्योत्तर विधि से, दोहरे संकट से, स्वयं या आत्म अभिशंसन से तथा सीमित मात्रा में गिरफ्तारी और निरोध से संबंधित। अब देखें आगे किस अनुच्छेद के तहत यह प्रावधान किया गया है कि किसी कार्य को जो किए जाते समय निर्दोष है बाद में विधि द्वारा दोषपूर्ण नहीं घोषित किया जा सकता, तो ये कहता है अनुच्छेद 20(1). दोहरे दंड से क्या अभिप्राय है? दोहरे दंड से अभिप्राय है कि किसी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए 2 अथवा 2 से अधिक बार अभियोजित या दंडित नहीं किया जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेमो डिवेट डिस्पेक्जरी का सिद्धांत किससे संबंधित है? तो इसका आंसर है दोहरे संकट के सिद्धांत से। देखिए किस अनुच्छेद के तहत यह उपबंधित है कि किसी अभियुक्त व्यक्ति को स्वयं अपने विरुद्ध साक्ष्य देने के लिए विवश नहीं किया जाएगा? तो ये कहता है अनुच्छेद 20(3). किस अनुच्छेद के अंतर्गत प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार सुनिश्चित किया गया है? ये है अनुच्छेद 21। किसी व्यक्ति को उसके प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता से किसके अनुसार वंचित किया जा सकता है? विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया से। आगे देखें संविधान का मेरुदंड या संविधान की रीढ़ किस अनुच्छेद को कहा गया है? तो इसका आंसर है अनुच्छेद 19। किस बाद में विदेश यात्रा के अधिकार को अनुच्छेद 21 के तहत एक मूल अधिकार घोषित किया गया है? तो ये मैंने बताया था आपको, मेनका गांधी बनाम भारत संघ कब? 1978। इस बाद में उच्चतम न्यायालय ने यह अभी निर्धारित किया कि अनुच्छेद 21 के अंतर्गत जीवन के अधिकार में मरने का अधिकार शामिल नहीं है। फिर है ना, इम्पोर्टेंट है, तो ये था ज्ञान कौर बनाम पंजाब राज्य। ज्ञान कौर बनाम पंजाब राज्य। आप उच्चतम न्यायालय ने किस बाद में अभी निर्धारित किया है कि तीव्र गति से विचरण एक मूल अधिकार है जो संविधान के अनुच्छेद 21 में निहित है? तो यह था आरा खातून बनाम बिहार राज्य। सर्वोच्च न्यायालय ने किस बाद में लैंगिक उत्पीड़न को मानवाधिकार अतिक्रमण के रूप में अभी निर्धारित किया है? ये था विशाखा बनाम राजस्थान राज्यपाल। तो उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए। यदि चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं
तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ऐसी ही वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे यदि आप ऐसा चाहते हैं तो बेल आइकन को दबाइए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद और आप अपनी तैयारी को ऐसे ही करते रहिए। उम्मीद है कि आप जल्द ही सफलता की सीढ़ी को पार कर चुके होंगे और अपने सपनों की नौकरी प्राप्त कर चुके होंगे, जिससे आपके साथ साथ आपके परिवार का मान सम्मान बढ़ेगा, आपके रिश्तेदारों का मान सम्मान बढ़ेगा। तो याद रखिएगा।